गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको आपके इको का चैप्टर 2 संसाधन के रूप में मानव, इसके बारे में जो है समझाऊंगी। मैंने इससे रिगार्डिंग आपकी यूट्यूब पे पूरा चैप्टर भी डाला था। आपकी एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर आपको दिया था रीड करने का। आई होप आप लोगों ने उसको रीड कर दिया होगा। और रीड करने के बाद अब मैं आपको इस चैप्टर को जब समझाऊँगी तो आपको समझना आसान होगा। आपके है चैप्टर 2, चैप्टर का नेम है संसाधन के रूप में मानव। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि संसाधन का अर्थ क्या है। तो संसाधन के अर्थ में हम क्या बोलेंगे कि प्रकृति पर उपलब्ध वो सभी वस्तुएं, प्रकृति पर उपलब्ध वो सभी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकता पूर्ति में सहायक होती हैं, संसाधन कहलाती हैं। फिर से बोल रही हूँ, प्रकृति में उपलब्ध वो सभी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकता पूर्ति में सहायक होती हैं, संसाधन कहलाती हैं। संसाधन जो है, जितने भी आपकी पृथ्वी पर संसाधन उपलब्ध हैं, इनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन यानी मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है। अब है कि जब मैंने आपको संसाधन के दो प्रकार बता दिए, एक है आपका प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन या मैन मेड यानी मानव संसाधन। तो उसमें जब मैंने दूसरा वर्ड बोला मानव संसाधन, मीन्स वो सभी वस्तुएं जो मानव ने बनाई, मानव संसाधन है। तो वो सभी वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए, मानव संसाधन है। तो उसमें आपका ये आता है तो कि क्या मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य सभी संसाधनों को बना रहा है। आपके जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे आप देखोगे मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, आपके मिनरल्स हैं, इन सभी का उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। अगर मनुष्य इन सभी का, आपके जितने भी हैं वाटर रिसोर्सेज, वाटर बॉडीज़, इनका उपयोग ना करे, लैंड का उपयोग ना करे, आपके फॉरेस्ट का जो है उपयोग मनुष्य ना करे, मिनरल्स का उपयोग ना करे, उनको जो है यूटिलाइज़ ना करे, उनको वैल्यूएबल ना बनाए, तो क्या ये संसाधन हमारे किसी काम के? नहीं। अगर मनुष्य इनका उपयोग ना करे, ये सभी वेस्ट है। तो इसका मतलब सभी चीज़ों को उपयोग करके वैल्यूएबल जो बना रहा है वो कौन है? मनुष्य। इट मीन्स जो मनुष्य है या मानव है वो सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि वो सभी संसाधनों को उपयोग कर रहा है। तो मनुष्य जो है वो सबसे बड़ा संसाधन है। अब आता है कि मानव संसाधन का अर्थ क्या है। हर एक जो मनुष्य है वो मानव संसाधन अपने आप में नहीं है। तो मानव संसाधन का अर्थ है ऐसे मनुष्य जो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी और मूल्यवान बनाते हैं। फिर से बता रही हूँ, मानव संसाधन का अर्थ ऐसे मनुष्य है जो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी और मूल्यवान बनाते हैं, वही लोग मानव संसाधन कहलाते हैं। हर एक मनुष्य को हम मानव संसाधन नहीं कह सकते। जो मनुष्य अस्वस्थ हैं, ज्ञानहीन है, जो किसी भी चीज़ का उपयोग करना नहीं जानते, वो मानव संसाधन नहीं कहे जा सकते। उनको हम केवल मानव कहेंगे, मानव संसाधन नहीं। अब यहाँ पर जो आपकी विशेष बात जो आपको याद रखने वाली है कि मनुष्य जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है तो तभी वे संसाधन कहलाते हैं। यानी जब तक मनुष्य उन चीज़ों का उपयोग कर रहा है, उनको वैल्यूएबल बना रहा है, अपने उपयोग में ला रहा है, तो वो संसाधन है। अदरवाइज वो संसाधन नहीं है। चाहे वो आपका हवा, पानी, आपकी पूंजी हो, भूमि हो या अन्य कोई भी चीज़ हो। अब इसके बाद आप इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखनी होगी या समझनी है कि इस आधार पर जो भी हमने ऊपर का वर्णन किया, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी जो है यानी मानव संसाधन जो है वो सभी संसाधनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य ही सारे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, उनको वैल्यूएबल बना रहा है, उनका उपयोग करके देश का विकास कर रहा है। तो इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो क्या है? मानव संसाधन। ठीक है। और इसीलिए मानव संसाधन को मानव पूंजी भी कहा जाता है। अब है कि कोई भी देश जो है वो इन्हीं अपने जो भी संसाधन है उनका उपयोग करके तभी विकास कर सकता है जबकि उसका मानव संसाधन या मानव पूंजी जो है वो एक महत्वपूर्ण हो या वो वैल्यूएबल हो। यदि किसी भी देश के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और एक अच्छे ज्ञानवान तकनीकी प्राप्त लोग हैं, तो वहाँ का वो देश उतना ही ज़्यादा विकास करेगा, उसका मानव संसाधन उतना ही विकसित होगा, उसकी मानव पूंजी उतनी ही ज़्यादा सुदृढ़ होगी। अगर मानव पूंजी अर्थात मानव संसाधन को योग्य बनाने के लिए, यानी मानव पूंजी किसे कहते हैं? मानव संसाधन को योग्य बनाने के लिए, मनुष्य को योग्य बनाने के लिए जो दो महत्वपूर्ण कारक या फैक्टर्स होते हैं, वो जो दो फैक्टर्स जब हम मनुष्य के साथ जोड़ देते हैं तो मानव पूंजी बनती है।
फिर से बता रही हूँ कि किसी भी मनुष्य के साथ जब हम ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर जोड़ देते हैं और मनुष्य को हम ज्ञानवान बना लेते हैं तो वो मानव पूंजी बनती है। अब वो दो फैक्टर कौन से हैं? पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। शिक्षा यानी किसी भी देश के व्यक्ति जब शिक्षित व पढ़े लिखे होते हैं तो वो अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा अच्छे ढंग से उपयोग कर पाते हैं और उनका उपयोग करके देश का विकास ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसलिए शिक्षा जो है वो आपके मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। दूसरा है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। यदि व्यक्ति हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है तो वो ज़्यादा काम करेगा, यदि व्यक्ति बीमार है तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो जिस भी देश के लोग स्वस्थ होंगे वो अपने देश के लिए उतना ही ज़्यादा उत्पादन करेंगे और वो अपने देश को उतना ही विकसित बनाएंगे। इसलिए जो स्वास्थ्य है वो मानव संसाधन का दूसरा फैक्टर है। जिस भी देश के लोग में ये दो फैक्टर सॉलिड हैं वो उस देश का मानव संसाधन उतना ही सॉलिड होगा। अब इसमें विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि जो आपके किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी पूरे देश के अंदर जो भी देश जितना उत्पादन कर रहा है और जितना वो विकास कर रहा है वो विकास किस पे डिपेंड करता है? आपकी मानव पूंजी पर। किसी भी देश का विकास किस पे डिपेंड करता है? मानव पूंजी पर। यानी किसी भी देश का जो मानव संसाधन है या मानव पूंजी है, यदि वो देश के घरेलू उत्पाद यानी सकल उत्पाद जो है उसको बढ़ा रहे हैं, उसमें योगदान कर रहे हैं, तो वो देश निश्चित रूप से अपनी जो है विकास करेगा। और इस आवश्यकता को यानी मानव जो आपके देश के विकास है उस विकास को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरत है? मानव संसाधन का शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य आपके मानव संसाधन के दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। ओके, अब इससे आगे देखिए कि जो मानव संसाधन है उसको हम किसी भी देश के मानव संसाधन को 3 भागों में बांटते हैं। मानव संसाधन को 3 भागों में बांटते हैं आयु संरचना के आधार पर। पहला 0 से 16 आयु वर्ग के लोग, 0 से 16 आयु वर्ग के लोग, इनको हम बच्चे की जो होते हैं 0 से 16 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम आश्रित जनसंख्या के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है 16 साल की उम्र तक के जो भी बच्चे होते हैं वो खुद किसी भी तरह का उत्पादन नहीं करते। ये हर अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने माता पिता पर या अपने बड़ों पर निर्भर होते हैं, इसलिए हम इसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं। दूसरा है 16 से 59, ये होती है क्रियाशील जनसंख्या, क्योंकि इस उम्र के जो लोग होते हैं वो आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, यानी वो किसी भी प्रकार का उत्पादन जो है उसमें शामिल होते हैं और देश के आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्रियाशील जनसंख्या। और दूसरा है 59 से ऊपर के जो लोग हैं, 100 साल तक या उससे ऊपर तक के जो भी व्यक्ति जीवित रहते हैं वो वृद्ध लोग होते हैं। वो कैसे लोग होते हैं? वृद्ध बूढ़े लोग जो स्वयं फिर किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते, और इसको हम फिर दोबारा से आश्रित जनसंख्या में गिनते हैं जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी क्रियाशील जनसंख्या पे। ठीक है, अब है कि जब किसी भी देश का जो मानव संसाधन है उसका मैंने आपको बता दिया कि संसाधन के फैक्टर 2 हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब किसी भी देश के विकास के लिए मानव संसाधन का जो है सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो मानव संसाधन को विकसित करने के या मानव संसाधन में विकास करने के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा स्वास्थ्य है, ये भी मैंने आपको पीछे वर्णन में बता दिया है। तीसरा है शिक्षा में स्वयं रोजगार की शिक्षा देना। अब किसी भी देश के मानव संसाधन को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि यदि हम व्यक्ति को शिक्षित कर रहे हैं तो हम उसे ऐसा ज्ञान भी दें कि वो शिक्षित होने के बाद अपने स्वयं के रोज़गार जो है वो चला सके। वो सरकार से जो है नौकरी प्रदान करने के लिए उस पर आश्रित ना हो, बल्कि अपने स्वयं के रोज़गार चलाए और रोज़गार चलाकर वो न केवल अपने आप को रोज़गार प्रदान करके बल्कि अन्य देशों को, अन्य लोगों को भी रोज़गार प्रदान करे, जिससे वो देश के आर्थिक विकास में सहयोग दे सके। तीसरा है लघु उद्योग, यानी लघु उद्योग लगाने के लिए सस्ते लोन देना। अगर व्यक्ति शिक्षित हो गया, उसको हमने अपने जो है स्वयं के रोज़गार चलाने की शिक्षा भी दे दी, लेकिन यदि उसके पास पैसा नहीं है तो फिर वो अपना रोज़गार कैसे चलाएगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार जो है लोगों को, ऐसे लोग जिनको अपने उद्योग चलाने की जिनके पास में काबिलियत है, उन्हें सस्ते लोन दे ताकि वो लोन लेकर अपने स्वयं के उद्योग लगा सकें। पांचवा पॉइंट आता है आपका ग्रामीण स्तर पर कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना। अब क्योंकि गांव में जो कृषि है वही लोगों के रोजगार का महत्वपूर्ण साधन है। अब कृषि का काम पूरे साल तो होता नहीं, या सभी के पास इतनी ज़मीन नहीं होती कि वो अपने कृषि कार्य से अपने पूरे परिवार का जो भरण पोषण कर सके। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आ जाते हैं।
रोज़गार की तलाश में कहाँ चले जाते हैं? शहरों की तरफ। तो वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ जाती है शहरों में। इसलिए ऐसे लोगों को गांव में रोकने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें ऐसे उद्योग लगाने की शिक्षा दी जाए जो कृषि पर आधारित हों, ताकि वो कृषि से गाँवों में खेतों से अपने कच्चे पदार्थ, कच्चे माल लें और वहीं पर उत्पादन करें और उस उत्पादन को शहरों में भेज दें, ताकि गाँवों में बेरोज़गारी ना पनपे। और लास्ट पॉइंट आपका है 6 पॉइंट, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है लास्ट 6 मार्क्स का ही होता है, तो आपके हर क्वेश्चन में जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें 6 पॉइंट्स होने चाहिए। तो आपका 1 पॉइंट बनता है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना, जो कि मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया कि किसी भी देश के लोग जितने स्वस्थ होंगे वो उतना ही ज़्यादा काम करेंगे। बीमार आदमी काम नहीं करेगा, वो दूसरों पर आश्रित हो जाएगा। तो जितने लोग स्वस्थ होंगे वो अर्थव्यवस्था में उतना ही अपना सहयोग देंगे। तो सरकार को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाए, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना, गाँवों में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोलना, या अन्य जो है स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता उनके अंदर पैदा करना, ताकि लोग स्वस्थ रहें और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान रहे। स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो देश के अंदर जो आपकी आश्रित जनसंख्या है उसमें कमी आ जाएगी और आपकी क्रियाशील जनसंख्या बढ़ जाएगी। इसलिए लोगों का स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार इस चैप्टर की पूरी जो समरी है वो बनती है, और इसकी समरी के कंक्लूज़न में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार मानव संसाधन का जो विकास है वही वास्तव में देश का विकास है। मानव संसाधन का विकास करके ही हम अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं। अन्य संसाधनों की गुणवत्ता को हम तभी बढ़ा सकते हैं जबकि हम अपने मानव संसाधन की गुणवत्ता को बढ़ाएं। यदि हमने अपने मानव संसाधन को विकसित कर लिया, उसको वैज्ञानिक टेक्निक यूज़ करने वाला बना दिया, साइंटिफिक टेक्निक यूज़ करने वाला बना दिया, तो निश्चित रूप से हम अपने अन्य संसाधनों का भी अच्छा उपयोग कर पाएंगे और अपने देश का पूरा विकास कर पाएंगे। ओके, तो क्लास यहाँ आपका ये चैप्टर की समरी जो है वो ख़त्म होती है। आई होप आपने पहले चैप्टर रीड किया होगा, अब मैंने समझा दिया, आप इससे चैप्टर को पूरा समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगी, तो वो आप अपनी एसएसटी की नोटबुक में लिख लेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप अपने क्लास के ग्रुप में डालकर मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके।